मैंने किसी को बांधा है? जो समझना चाहते हैं वो रुक जाएं, कोई मुझे परेशानी थोड़ी है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, मैंने भी कहा उसका प्रभाव होता है टाइम, बताया था ना आपको। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है उसकी हर एक देश क्या करता है? मॉनिटरिंग। ये विदेश नीति बनने की प्रक्रिया है। पहले वो मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग करने के बाद उसकी एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन करने का मतलब क्या है? वो देखता है कि इनमें से कौन सी चीज है, जैसे छन्नी से आप छान लेते हैं ना, इस चीज को लेना है तो वो पकड़ता है कि इन चीजों पर हम काम करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद वो क्या करता है? प्रायोरिटी सेटिंग, प्राथमिकता तय करता है किस चीज पर कैसे काम करना है। क्लियर है? जब प्रायोरिटी सेट कर लेता है तो उसके बाद क्या करता है? इसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जब होती है तब इसके बाद क्या होता है? एक्शंस। एक्शंस होता है, फिर क्या होता है? इफेक्ट। ये फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है। कंडीशंस देखेगा, इन अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करके फिल्ट्रेशन करेगा कि अच्छा यूक्रेन और रसिया मुद्दे पर नहीं बोलना है, ठीक है, यहां पर बोलना है। फिल्ट्रेशन कर लिया। अब जिन जिन मुद्दों पर बोलना है, बात करनी है, काम करना है, उनकी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि किस किस को पहले, किसको किस ऑर्डर में। हमने ऑर्डर सेट किया, ऑर्डर सेट करेगा, हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। यही पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया होती है। जब पॉलिसी बनाते तो एक्शंस, जिसमें स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और डिप्लोमेसी सब काम कर रही होती है। इन एक्शंस का इफेक्ट होता है फिर किस पर? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए कहते हैं स्टीयरिंग प्रोसेस, चलायमान प्रक्रिया। क्लियर है? yes, अब इन्हीं में डिफरेंट एजेंट्स को रख दिया जाता है। डिफरेंट एजेंट्स का मतलब स्टेट, गवर्नमेंट, लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो असर डालते हैं। कहां पर? यहां पर। ठीक है, यहां पर असर डालते हैं। जब ये मॉनिटरिंग कर रहा होता है तो प्रेशर आता है कि भाई इस पे काम करिए, यूएन कह रहा है कि भाई आप आइए, ठीक है, आपके वोट की जरूरत है, तो यहां मॉनिटरिंग कर रहा होता है, यहां आवश्यकता पड़ती है। उसके जब जब प्रायोरिटी सेट होती है तो यहां पर डिसीजन मेकिंग के ठीक पहले यहां पर भी एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। एजेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, लॉबीज। क्लियर है? पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडास, मैनिफेस्टोस, लीडरशिप, ये सब काम कर रही होती है। एनजीओस सब काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की सर कुछ आइडियोलॉजी होती है, वो भी सर उस पे डिटरमिन बिल्कुल काम करती है, इसलिए तो मैंने आइडियोलॉजी में सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे यूपीए और एनडीए मतलब देखिए डिफरेंस। होता क्या है कि नेशनल अलायंस के रूप में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज खुद को देखती है। क्लियर है? जैसे इजराइल के साथ गुड रिलेशंस कब बढ़े? जनता सरकार में गुड रिलेशंस बढ़े, 70-80 का दशक वहां देखिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय बढ़े। और मिडिल ईस्ट के साथ संबंधों में ज्यादा गर्माहट देखी गई कांग्रेस गवर्नमेंट में। कारण क्या है? प्रो मुस्लिम अप्रोच, मुस्लिमों को नाराज नहीं करना है। क्लियर है? गांधी जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, खिलाफत आंदोलन के समर्थन को असहयोग आंदोलन में मिलाकर, और इस गलती की वजह से धार्मिक भावनाओं को सह दिया गया। ठीक है? और ये आगे तक काम करती रही। वहां खलीफा बदल जाएगा तो यहां पर होगा, वहां खलीफा की मृत्यु हो जाएगी तो यहां पर कुछ होगा, वहां पर कुछ हो रहा है, यूरोपियन देशों ने कुछ कर लिया तो यहां पर सड़क पर आ जाएंगे। तो उस समय अगर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन
कि स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आई होती। तो कुछ गलतियां बड़े लोग कर जाते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन को खत्म करना भी उनकी गलती मानी जाती है, ठीक है, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो एक चतुर राजनीतिज्ञ का खेल था। कैसे? किसी भी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक चलाने से लक्ष्य प्राप्त ना हो रहा हो तो आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उस ऊर्जा को बचाए रखिए। तो सारा दोष खुद पर ले लिया उन्होंने कि चौरी चौरा एक बहाना वो चाह रहे थे, चौरी चौरा हो गया, बहाना मिल गया। क्लियर है? चौरी चौरा करने वाले क्रांतिकारी थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि इसमें बीच में हिंसा हो गई और उसमें कुछ लोग शामिल हमारे भी थे, तो ये चीज ठीक नहीं है। असहयोग आंदोलन को करने के लिए भगत सिंह खुद आए थे, शामिल हुए थे उसमें, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आए थे वही लोग तो हिंसा भी कर रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला था, लेकिन असहयोग आंदोलन में भी वो जुड़े हुए थे। तो उन्हें बहाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें क्लियर हो गया था इस आंदोलन की सफलता नहीं है, इस समय सफल नहीं होने जा रहा है इस समय आंदोलन, और इसलिए वो एक खत्म करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाना मिला, उन्होंने बंद कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन कब हुआ? 1942 में। इसका मतलब गांधी जी को समझ में आ गया था कि अभी खिचड़ी खाने का समय नहीं आया, पकी नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्हें समझ में आ गया था अभी खिचड़ी पकी नहीं है, खाने का समय नहीं है। और 1942 का मूवमेंट पकी हुई खिचड़ी के खाने का समय था। सारे बड़े लीडर्स जेल में बंद थे। इसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, बिना बड़े नेताओं की उपस्थिति के चल रहा था। जब खिचड़ी पक जाएगी तो कोई कंट्रोल नहीं करता, फूक फूक के खा लेंगे। क्लियर है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, वैश्विक परिस्थितियों की दृष्टि से देखिए, और भारत में जो परिदृश्य उभर रहा था आजाद हिंद फौज के साथ, उस दृष्टि से देखिए तो 42 का टाइम पकी हुई खिचड़ी वाला समय था, ठीक है। तो गांधी की भी जरूरत नहीं रहेगी, संघर्ष। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलेगा?